हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स पॉइंट पर। और आप लोग मेरे साथ इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। इससे पहले जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय भारत के पठार, प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियां हैं उसके बारे में देखा था। उत्तरी भारत के जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें हम लोगों ने हिमालय को देखा, ट्रांस हिमालय को देखा। फिर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां हैं उसको हम लोगों ने देखा, नॉर्थ ईस्ट की जो भी रेंजेस हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखें कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये उपस्थित कहाँ पर है, इसको पहले हम लोग देख लें। तो ये मान के चलिए ये हमारा भारत का मैंने एक मैप बनाता हूँ। ठीक है, तो अब ये तो आपका यहां तक का जो हिस्सा है ये तो हमारा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उत्तर भारत के विशाल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, वो हो गया। और इधर आपका ये आपका क्या है, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हो गया जिसमें हम लोगों ने पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, इधर आपका विंध्याचल और सतपुड़ा ये हम लोगों ने देखा था। इसी का विस्तार हम लोगों ने यहाँ पर देखा था जो कि गारो, खासी और जयंतियां हैं। इसी प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार था। ठीक है, ये आपका ये सारी रेंजेस क्या थी, ट्रांस हिमालय की, लघु हिमालय, ठीक, अभी ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, ये रेंजेस यहाँ हो गई। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया। बीच का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है, क्लियर। आपका ये जो हिस्सा है जिसको मैंने ब्लैक से डैश किया हुआ है, ये हिस्सा आप हमारे विशाल मैदान का, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स है उसका हिस्सा है। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा है कि जो हमारा मध्य भारत का हिस्सा है, जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है, ये कंपेयर टू ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत से अधिक चौड़ा है। ठीक है, पूर्वी भारत में जो विशाल जो मैदान है, मैदान अपेक्षाकृत अधिक सकरा। और उसके बाद फिर सबसे चौड़ा अगर हम देखते हैं तो सबसे चौड़ा कहां पर है, जो हमारा मध्य भारत का हिस्सा है, जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो हमारे जो मैदान है ये अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा, सबसे ज्यादा चौड़ा है। उसके बाद पश्चिमी भारत वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसके बाद ये है। तो अगर आपसे कभी चौड़ाई में पूछा जाता है कि जो हमारे प्लेन है, जो विशाल मैदान है, ये सबसे अधिक चौड़ा कहां पर होगा, तो सीधी सी बात है उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्र में। जैसे हम वेस्ट बंगाल से और पूर्व में जाते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसको हम देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों से अधिक सकरा है। ठीक, तो सबसे चौड़ा क्या है, सबसे चौड़ा है गंगा का मैदान, हमें सबसे चौड़ा दिखेगा, सिंधु का मैदान उसके बाद, और सबसे सकरा हमको दिखेगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हमारे प्लेन्स की लोकेशन हो गई। ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये आपके माउंटेन्स हो गए उत्तर भारत के, हिमालय वगैरह। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये जो मैदान है, इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। मैदानों का निर्माण की बात करेंगे कि जो उत्तर भारत में जो मैदान है जिसे हम गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु का और उसकी सहायक नदियों का मैदान हम बोलते हैं, तो उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए प्लेस्टोसीन काल में, ठीक है, क्वाटरनरी इरा के प्लेस्टोसीन काल में क्या हुआ कि जो हिमालय रेंजेस हैं ये अपने पूर्ण विकास में आ चुकी थी। मैंने जैसे बताया कि टर्सरी एज में जो हिमालय की सारी रेंजेस हैं
वो टर्सरी एज में पूरी तरीके से विकास में आ चुकी थी, जिसमें एओसिन और ओलिगोसिन में हमने देखा कि ग्रेटर हिमालय बनता है, उसके बाद फिर मायोसिन में लघु हिमालय बनता है और प्लायोसिन में शिवालिक बनता है। तो प्लायोसिन तक यानी टर्सरी एज तक जो हिमालय की सारी रेंजेस अपने पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गई थी। तो अब प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ कि ये जो हिमालय की जो रेंजेस हैं, हिमालय की रेंजेस से भी तमाम जो रिवर्स हैं वो बह कर वो आ करके, और यहाँ पर एक क्या था, जियोसिंक्लाइन था, एक भूसन्निधि थी। ठीक, तो इस भूसन्निधि में गिरती रही रिवर्स जो हिमालय से निकल रही थी। ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियां भी अपने साथ सेडिमेंट्स, अवसादों को ला करके, बालू, बजरी, मिट्टी वगैरह ला करके, अवसादों को ला करके और इस जियोसिंक्लाइन में गिरती रही। साथ ही साथ ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, इस प्रायद्वीपीय भारत से भी तमाम नदियां, जैसे कि आपकी चंबल हो गई, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां, ठीक है, बनास वगैरह, ये सभी नदियां आ करके कहाँ गिर रही हैं, एक जियोसिंक्लाइन में गिर रही हैं। हिमालय से कौन सी नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, उसकी अन्य सहायक नदियां, तिस्ता हो गई, सतलज हो गई, ये सारी नदियां भी जियोसिंक्लाइन में गिर रही हैं हिमालय से निकल करके। और प्रायद्वीपीय पठार से भी निकलने वाली बहुत सारी नदियां, चंबल, सिंध, बेतवा, केन वगैरह, ये सब भी जियोसिंक्लाइन में गिर रही हैं। ये भी सेडिमेंट्स लेके जा रही हैं, ये भी सेडिमेंट्स लेके जा रही हैं। और साथ तो धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से ये जो जियोसिंक्लाइन है, भूसन्निधि है, ये धीरे धीरे भरने लग गया। ठीक है, समय के साथ साथ जैसे जैसे सेडिमेंट्स लेकर के नदियां गिर रही हैं, धीरे धीरे भरने लग गया। और फिर हजारों लाखों सालों की प्रक्रिया के पश्चात इस सेडिमेंट्स से ये जियोसिंक्लाइन पूरी तरीके से भर गया और एक मैदान का रूप, एक प्लेन, एक जो विस्तृत मैदान है उसके रूप में आ गया। इसीलिए हम देखते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये सारा का सारा क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जहां पर हम लोग रह रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र क्या है, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, पूरा मैदानी समतल क्षेत्र है। वहीं हम अगर चले जाए विंध्याचल के दक्षिण में चले जाएं, तो वहां पर आपको पूरा क्षेत्र पठारी क्षेत्र दिखेगा। ठीक है, जैसे आप जमीन में नीचे बोरवेल करते हैं, नीचे आपको चट्टानी संरचनाएं मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर बोरवेल करते हैं तो हमें नीचे मिट्टी मिलेगी, मिट्टी के बाद बालू मिलेगा। अब नीचे मिट्टी और बालू मिलने से सीधे तरीके से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कभी ना कभी नदियां यहाँ से बहती रहेंगी या नदियों का पानी यहाँ गिरता रहा होगा, तभी तो पहले मिट्टी है यानी सेडिमेंट्स हैं, उसके नीचे बालू है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या हुआ, प्लेन्स का निर्माण कैसे हुआ, प्लेन्स का निर्माण हम बोलेंगे भूसन्नति के नदियों द्वारा, भूसन्नति पर नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से, अवसादों के निक्षेपण से। ठीक है, तो मैदान का निर्माण कैसे हुआ, भूसन्नति पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। तो ये पूरा जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। अब ये जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, तो ये भी अपने नए और पुराने होने के आधार पर इस जलोढ़ मृदा के क्षेत्र को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र है आपका बांगर, ये भी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, एलुवियल सॉइल का क्षेत्र है बांगर, लेकिन ये क्या है, ये इसे हम ओल्ड एलुवियल लैंड बोलते हैं, यानी पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र। उसी तरीके से जो नई जलोढ़ का क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, ये बांगर और खादर दोनों ही जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं, एलुवियल सॉइल के क्षेत्र हैं, लेकिन अपनी जो निर्माण की अवधि है उसके अकॉर्डिंग इसको हम बांगर और खादर दो भागों में बांटते हैं। ठीक, तो ये तो हमने देखा कि कैसे जो है इस प्लेन का निर्माण होगा, कहाँ पे इसकी लोकेशन है। अब हम लोग इस प्लेन को हम एरिया वाइज इसको पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस ये जो प्लेन है कैसे इसका विस्तार हुआ। संरचना की विशेषता,
एवं ढाल के आधार पर, एवं ढाल के आधार पर ये जो प्लेन है, जो विस्तृत मैदान है, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। संरचनात्मक विशेषता और ढाल के अकॉर्डिंग हम इस मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाबर का मैदान, फिर हम देखेंगे तराई, उसके बाद बांगर, और बांगर के पश्चात खादर। ठीक है, संरचना की विशेषता की दृष्टि से और ढाल के अकॉर्डिंग इस मैदान को हमने 4 भागों में बांटा, भाबर, तराई, बांगर और खादर। देखते हैं कि चारों ये हैं क्या। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, ये है हमारा शिवालिक, मैंने आपको बताया था, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक। तो शिवालिक के गिरिपाद पर, ठीक है, यानी जहां से शिवालिक खत्म होगा, गिरि मींस पर्वत, और बाद में उसके पैर, यानी कि पर्वतों के बिल्कुल नीचे से इस मैदान का हमें विकास दिखाई देता है। यानी कि जैसे ही हम शिवालिक के दक्षिण में आएंगे तो हमको हम मैदान मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, या मैदान का हमें विकास दिखाई देगा। तो यहाँ से ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय से कुछ नदियां निकल रही हैं, मोस्टली ग्रेटर हिमालय से ही कुछ ऐसे नदियां आती हैं जो कि लघु हिमालय और शिवालिक को अपरदित करते हुए आती हैं, साथ में अवसाद लेकर के आती हैं, बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, बालू, मिट्टी अपने साथ लेकर के आएंगी। वो क्या करेंगी, शिवालिक के जस्ट दक्षिण में, यहाँ पर शिवालिक के दक्षिण में ये अपने साथ लाए गए जो पत्थर वगैरह हैं, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, क्योंकि नदियां जब पर्वतों से आ रही थी तो उस समय तो इनकी जो ऊर्जा है नदी में काफी अधिक थी, क्योंकि ढाल में बह रही थी, ऊर्जा अधिक थी, इनका वेग अधिक था। इस कारण से ये बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ बहा करके ले आती हैं। लेकिन जैसे ही ये शिवालिक के दक्षिण में आते हैं, यानी कि थोड़ा सा समतल वाले क्षेत्र में आती हैं, तो इन नदियों की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, गति इनकी कम हो जाती है, और इस कारण से ये नदियां अपने साथ जो बड़ी चट्टानें हैं, जो अपने साथ बहा के ला रही हैं, बड़ी चट्टानें और पत्थरों को, उनको वो यहीं पर शिवालिक के जस्ट दक्षिण में, शिवालिक के बिल्कुल शिवालिक के नीचे ये जमा कर देंगी। ठीक है, तो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं ये नदियां, ये क्या करेंगी, शिवालिक के दक्षिण में ये जमा कर देती हैं। बहुत सारी नदियां हैं आपके, कोसी, तीस्ता, ठीक है, घाघरा, गंडक, जितनी भी नदियां हैं, सारी नदियों की बात की जा रही है, कोई एक नदी नहीं, ठीक है, जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदी हैं। तो इस तरीके से इन नदियों ने क्या किया कि जो अपने साथ लाई हुई बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको इन लोगों ने जस्ट शिवालिक के दक्षिण में उसके पैरों के पास जमा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। और यही जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को हम कहते हैं भाबर का क्षेत्र, भाबर। ठीक, यानी भाबर का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर नदियां पर्वतों को छोड़ करके जस्ट मैदान में प्रवेश करती हैं, या शिवालिक के जस्ट दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है, जहां पर नदियों की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और वहां पर नदियां अपने द्वारा बहा करके लाई गई बड़ी बड़ी चट्टानों, पत्थरों, बहुत सारे अवसाद को यहाँ पर जमा कर देती है, इकट्ठा कर देती हैं। और इस क्षेत्र की जो सरंध्रता है वो बहुत अधिक होती है। इस कारण से क्या होगा कि जो नदियां हैं वो इन पत्थरों के, जो अपने साथ जो चट्टानें लेके आई थी, इन पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं, क्योंकि क्या है, पत्थर इकट्ठा हो गए। अब जब इकट्ठा हो गए तो नदियां हमको ऊपर से दिखाई नहीं देंगी। कहीं भी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र में, मैदान के किस क्षेत्र पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो यहाँ पर नदियां विलुप्त नहीं हो गई, बस क्या है कि अगर हम ऊपर खड़े हैं तो हमको नदियां दिखाई नहीं देती, क्योंकि नदियां इन पत्थरों के नीचे से बह रही होती हैं। ऊपर पत्थर हो गए, नीचे से नदियां बह रही हैं, तो हमें ऊपर से नदियां दिखाई नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं कि नदियां विलुप्त हो गई, ठीक है। तो इस क्षेत्र की क्या है, सरंध्रता अधिक होती है। जो भाबर का क्षेत्र है, यहाँ की जो सरंध्रता है, सरंध्रता इस क्षेत्र की अधिक होगी, और यहाँ पर नदियां क्या होती हैं, दृष्टिगोचर हो जाती हैं। हम दृष्टिगोचर कहेंगे इनको, यानी कि एक तरीके से हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो नीचे से बह रही होती हैं, ठीक है। इस भाबर के क्षेत्र को हम जलोढ़ पंख भी बोलते हैं। इस भाबर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम एलोवेल फैन भी बोलते हैं, जलोढ़ पंख बोलते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये तो हो गया भाबर का क्षेत्र, यानी कि भाबर का जो क्षेत्र है वहां पर अगर आपको एक्सप्लेन करना है कैसे करेंगे कि भाबर के क्षेत्र में नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए कंकड़, पत्थर, चट्टानों के कारण जो नदियां हैं वो अंतर्धान हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि उन
संरचनाओं के नीचे से नदियां बहने लगती हैं और हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती। इस कारण से नदियां विलुप्त हो जाती हैं और इस क्षेत्र की सांद्रता बहुत अधिक होती है, इस कारण नदियां दिखाई नहीं देती क्योंकि नीचे से बहेंगी। इस क्षेत्र में जलोढ़ पंख का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है कृषि के लिए बिल्कुल अनुपजाऊ है क्योंकि यहाँ पे केवल वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, कृषि हो ही नहीं सकती। तो ये क्षेत्र जो है क्या हो जाएगा, कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाएगा, कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल से जो है बेकार क्षेत्र है कृषि के लिए। तो ये हो गया आपका बांगर का क्षेत्र, वो भाबर का क्षेत्र। ये तो आपका भाबर का क्षेत्र हो गया, यानी जहां पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के रूप में ये सेडिमेंट्स का जमाव करती हैं। उसके आगे जस्ट जैसे ही नदियां चलेंगी, भाबर के क्षेत्र से जैसे ही आगे बढ़ेंगी नदियां, ये जहां से ये चट्टाने और ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है इनका विकास जहां से खत्म हो जाएगा, वहां से नदियां जब और समतल में आ जाएंगी। अभी भी देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ढाल अभी भी है, ऐसा तो नहीं कि जैसे ही पहाड़ खत्म होगा तुरंत ढाल आ जाएगी। थोड़ी दूर तक क्या होगा, हल्की मंद ढाल रहेगी। तो जो मंद ढाल वाला क्षेत्र है वहां पर तो भाबर का विकास हुआ। अब जैसे ही नदियां इस भाबर के आगे बढ़ेंगी, नदियां बिल्कुल प्लेन में आ गई, समतल में आ गई, नदियों की जो ऊर्जा है वो और कम हो गई। अब नदियां क्या करेंगी, नदियां जो यहाँ भाबर से जो नदी की जलधारा निकल रही है वो यहाँ से कई भागों में बढ़ जाएगी। आपने देखा है, अगर आप प्लेन जमीन में पानी गिराएंगे तो पानी क्या होता है, कई धाराओं में बढ़ जाया करता है। अगर हल्की सी ढाल है तो एक ही धारा में होकर के बहेगा, लेकिन अगर समतल बिल्कुल है, वहां पर ढाल नहीं है, तो पानी कई धाराओं में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समतल है, क्योंकि इस वजह से ये जो नदियां जो भाबर के बाहर निकलेंगी ये कई जल धाराओं में बढ़ जाएंगी, कई छोटी छोटी जल धाराओं में बढ़ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ थी तो ये एक ही पहले आ तो एक ही जलधारा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये जलधारा कई भागों में बढ़ गई, ठीक, जलधारा कई भागों में बढ़ गई। अब जब कई भागों में बढ़ जाएगी, अब नदियां क्या है अपने साथ, ऐसा तो नहीं सारा सेडिमेंट्स यहीं पे छोड़ देंगी, अपने साथ कुछ बजरी हो गई, बालू हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, ये लेकर के आगे देखी। तो नदियों ने इन क्षेत्रों में जहां से ये कई धाराओं में बढ़ गई, तो इन क्षेत्रों में नदियों ने उन सेडिमेंट्स को जमा कर दिया, जो चिकनी मिट्टी बालू वाला जो सेडिमेंट्स था उनको यहाँ पर निक्षेपित कर दिया, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी बालू का निक्षेपण है और नदियां कई जलधाराओं में बढ़ गई हैं, इस कारण से क्या होगा, इस कारण से ये क्षेत्र बिल्कुल दलदली क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से क्योंकि नदी भी कई जलधाराओं में बटी हुई है, सेडिमेंट्स भी चिकनी मिट्टी और बालू के रूप में है, इस वजह से इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, दलदल का विकास हो जाएगा, ये दलदली क्षेत्र हो जाएगा। और यही जो दलदली क्षेत्र है, चिकनी मिट्टी और बालू के निक्षेपण वाला जो क्षेत्र है, इसी दलदली क्षेत्र को हम बोलते हैं तराई का मैदान। इसी को हम क्या बोलते हैं, तराई का मैदान। ये हो गया भाबर का मैदान, उसके जस्ट दक्षिण में क्या हो गया, तराई का मैदान हो गया, ठीक है। ये जो तराई का मैदान है ये अपने वनस्पतियों के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा रिच है, ये अपने जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है, जैव विविधता से काफी रिच क्षेत्र है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पौधों के, वनस्पतियों के विकास के लिए जो भी अनुकूल दशाएं हैं वो सभी विद्यमान है, टेम्परेचर भी यहाँ अनुकूल है, नया बिल्कुल जलोढ़ मृदा आ रही है, हर साल नदियां अपने साथ नई मिट्टी बहा के लेके आ रही हैं, तो यहाँ पे नई जलोढ़ मृदा भी उपस्थित है, पर्याप्त रूप से पानी भी उपस्थित है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी पर्याप्त उपस्थित है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत ज्यादा जो है जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा सघन है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये भी कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी क्षेत्र नहीं है, कृषि के लिहाज से ये क्षेत्र भी काफी अनुपयुक्त है, अनयूजफुल है। लेकिन अब चूंकि कृषि क्षेत्र का विस्तार किए जाने की मांग है, जो आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या का जो दबाव हो इतना अधिक है कि कृषि क्षेत्र का विकास किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम पड़ रही है। तो इस वजह से इस तराई का जो क्षेत्र है, इससे इन वनस्पतियों का सफाया करके, पेड़ पौधों को काट करके और इस तराई के मैदान को कृषि योग्य बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो
तो ये जो तराई का मैदान है इसको अब क्या किया जा रहा है, समय के साथ साथ कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया तराई का क्षेत्र हो गया। तो अच्छा, आपसे एग्जाम में एक चीज पूछता है, कहता है कि किस क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तो हम बताते हैं भाबर का क्षेत्र। फिर आपसे पूछेगा कि किस क्षेत्र में नदियां पुनः दिखने लगती हैं या फिर पुनः जो है दिखाई देने लगती हैं, तो वो क्षेत्र कौन सा है, तराई। क्योंकि भाबर के क्षेत्र में नदियां हमको दिखाई नहीं दे रही थी और तराई के क्षेत्र में नदियां एक बार पुनः जो है हमें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, यानी कि जो लुप्त नदियां थी वो एक बार पुनः से प्रकट हो जाती हैं। तो ये तराई का क्षेत्र है, इस तराई के क्षेत्र में लिखे दे रहा हूं, नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। ठीक, यहां पर भाबर क्षेत्र में क्या था, नदियां विलुप्त, यहां पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तराई के क्षेत्र में नदियां पुनः प्रकट हो जाती हैं। अब देखिए क्या है, अब जैसे ही तराई के मैदान से नदियां और आगे बढ़ी, तो अब ये तराई के मैदान है, इस तराई के मैदान से नदियां आगे बढ़ी, तो ये जो जल धाराएं हैं ये अलग अलग नदी के नाम से जाने लगते हैं। ठीक है, ये जो जल धाराएं हैं ये सब इनका नाम अलग अलग इन्हें नदियों के नाम से जाने लगे। कोई कोसी कही जाने लगी, कोई तिस्ता कही जाने लगी, कोई गंडक, कोई सरयू। ठीक है, इस तरीके सब अलग अलग। अब इनके जो बीच का जो क्षेत्र है, इनका ये जो बीच का क्षेत्र है, ठीक है, ये भी क्या है, समय के साथ धीरे धीरे इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से ही चूंकि इस पूरे क्षेत्र का निर्माण हुआ था। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां जो क्या है, जो अब अपेक्षाकृत अवसादों का जमाव होते होते ये क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा हो गया है। ठीक है, ये क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा हो गया है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं दोस्तों बांगर का क्षेत्र, बांगर का क्षेत्र या पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र। या फिर अगर हम देखें कि कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट एक नदी यहां से ऐसे बह रही है, कुछ समय के बाद, सैकड़ों हजारों सालों के बाद इस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया। अब ये नदी पहले बह रही थी इधर से, अब इस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित करके ये नदी बहने लगी इधर से। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से पहले नदी बहती थी, इस वजह से इस नदी ने यहाँ पर सेडिमेंट्स का जमाव कर रखा था, लेकिन अब इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो ये जो सारा क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, ये पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र है और प्रत्येक वर्ष या फिर एक निश्चित इंटरवल पर, निश्चित अंतराल पर इन नदियों के बाढ़ का पानी इन क्षेत्रों पर नहीं पहुंच पाता, और इससे क्या है कि इस क्षेत्र में जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो लाखों हजारों साल पुरानी मृदा है। इसके कारण इनकी जो उर्वरता है वो भी कम हो गई है ये भी जलोढ़ मृदा है, लेकिन ये क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है ये भी जलोढ़ मृदा है। बस शर्त क्या है, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है क्योंकि अपेक्षाकृत ऊंचे क्षेत्र है जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता तो आप क्या बताएंगे कि ये जो बांगर का क्षेत्र है ये भी पुरानी जलोढ़ मृदा से ही निर्मित क्षेत्र है या पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। यह अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा क्षेत्र है और इस कारण से इस क्षेत्र में नदियों के बाढ़ का पानी, जो फ्लडेड वाटर है, वो प्रत्येक वर्ष वो जो है प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता, या फिर एक बहुत एक लंबे समय से, सैकड़ों हजारों सालों से पानी नहीं पहुंचा है। इस कारण से यहाँ पर जो यहाँ की जो मृदा है वो क्या है, ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो गई है, तो ये हो जाएगा बांगर का क्षेत्र। अब जो दोस्तों जो बांगर का क्षेत्र है, इस बांगर के क्षेत्र के अंतर्गत भी हम लोग दो क्षेत्र पढ़ते हैं। ठीक है, जो बांगर का क्षेत्र है इसके भी हम लोग बांगर के भी दो विभेद पढ़ते हैं। बांगर के क्षेत्र के दो विभेद पढ़ते हैं, एक तो है बारिंद का मैदान, एक को कहते हैं हम बारिंद का मैदान, और दूसरे को कहते हैं हम भूर का मैदान, भूर का क्षेत्र। ठीक, ये जो बांगर का जो मैदान है, ये बांगर के मैदान के भी हम लोगों ने उसको दो टाइप से कैटेगराइज किया है, एक बारिंद का मैदान और एक भूर का क्षेत्र। ठीक है, बांगर के मैदान के अंतर्गत दो संरचनाएं हमें दिखती हैं, एक हो गई आपका बारिंद का मैदान और दूसरा भूर का मैदान, भूर का क्षेत्र।
अब ये क्या है बारिश का मैदान और धूल का मैदान, इसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ तक आपका बांगर का हो गया क्षेत्र। अच्छा, थोड़ा सा पहले यहाँ पे खादर भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बारिश का मैदान और धूल का क्षेत्र बताता हूँ। अब क्या है कि ये नदियां देखिए आगे बढ़ रही हैं, ये नदियां और आगे बढ़ रही हैं। इन नदियों की जो द्रोणी का जो क्षेत्र है, ठीक है, इन नदियों का जिस जिस क्षेत्र से नदियां बह रही हैं, तो अब क्या होता है कि जो कछारी क्षेत्र होता है, उसको हम कछारी क्षेत्र बोलेंगे, जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है, यानी कि अपेक्षाकृत निचला क्षेत्र, ठीक है। अपने जिस ड्रेनेज सिस्टम में नदी बह रही है, उस वहां का जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाए या निश्चित अंतराल में पहुंच जाए, ऐसा नहीं प्रत्येक वर्ष पहुंचे, हर 8-10 साल में, 4-5 साल में जब भी बाढ़ आए उस क्षेत्र में नदी का पानी पहुंच जाए। उससे क्या होगा कि उस पूरे क्षेत्र में नदी नई जलोढ़ मृदा का फैलाव कर देगी। जैसे ही नदी का बाढ़ का पानी जाएगा, उसमें कुछ सेडिमेंट्स भी होंगे, वो क्या होगा, सेडिमेंट्स उस क्षेत्र में जब नदी वापस जाएगी, उतरेगी नदी का बाढ़ का पानी, तो उस क्षेत्र में अपने जो साथ बहा के लगी मिट्टी वगैरह है, नई जो जलोढ़ मृदा है, उस नई जलोढ़ मृदा को फैला देती है नदी। इस कारण से ये जो क्षेत्र है, ये कृषि के लिहाज से सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ठीक है। देखिए जो बांगर का क्षेत्र है वो भी पहले रहा होगा बहुत उपयुक्त, लेकिन अब समय के साथ साथ इस बांगर के क्षेत्र की जो फर्टिलिटी है, जो मृदा की, वो कम हो गई है। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करके, इसकी जो फर्टिलिटी हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल करके बढ़ा लेते हैं, कृषि क्षेत्र पर्याप्त हो जाता है। लेकिन हमें उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स का। लेकिन अभी जो खादर के जो क्षेत्र हैं, अब मान के चलिए ये जो क्षेत्र है नदी के जस्ट अगल बगल का जो क्षेत्र है, ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं खादर का मैदान। यानी ऐसा क्षेत्र जहां नदी के बाढ़ का पानी एक निश्चित अंतराल पर प्रत्येक वर्ष पहुंच जाए, ठीक है, और नदियों के द्वारा नई जलोढ़ मृदा का वहां पर प्रसार कर दिया जाए, जिसके कारण उन क्षेत्रों की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरक क्षमता है, वो प्रत्येक वर्ष ऋणी हो जाती है। प्रत्येक वर्ष जो है नई जलोढ़ मृदा जाने से बढ़ती रहती है, ठीक है, यानी कि बनी रहती है उर्वरकता। तो ये तो आपका हो गया खादर का क्षेत्र, ठीक है। तो बांगर और खादर में आई होप आप लोग डिफरेंस समझ रहे होंगे। ये आपका पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया। खादर क्या है, खादर नई जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया। खादर नई जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया, जहां पर प्रत्येक वर्ष नदी के बाढ़ का पानी इस क्षेत्रों पे अपनी जो मृदा है उसका प्रसार कर दे, ठीक है। तो बांगर और खादर में अंतर आप लोगों ने देख लिया। आपसे अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कृषि के लिहाज से सबसे ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, कृषि के लिहाज से सबसे ज्यादा उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो स्वाभाविक सी बात है खादर का क्षेत्र, क्योंकि खादर में क्या है, नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष नई जलोढ़ मृदा का प्रसार किया जाता है, जिससे बिना फर्टिलाइजर की मदद के भी जो उत्पादन क्षमता है उस क्षेत्रों की बनी रहती है। हम लोग देखते हैं पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे, वो नदियों के आसपास के क्षेत्र में ही अपनी बस्तियां बसाते थे। वहां पे क्या करते थे वो लोग कृषि कार्य उन्होंने करना प्रारंभ किया। अब उनको उर्वरकों का तो पता था नहीं कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी होता है, क्या कहता, तो उन्होंने 2-4-6 साल 7 साल तक उस क्षेत्र में कृषि की, और जैसे ही उस क्षेत्र की जो फर्टिलिटी वो कम हो गई, वो तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरी जगह पर कृषि करने लगते थे, ठीक है। मैदानों को उन्होंने, जंगलों को साफ किया, वहां पर खेती करनी प्रारंभ की, नई बिल्कुल मिट्टी है, अभी उर्वरक क्षमता बहुत हाई है, अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। 2-4 साल में जैसे ही उस क्षेत्र में प्रोडक्शन कम हो गया, तुरंत अगली जगह पर जाकर के उन्होंने जंगलों को साफ किया और वहां खेती करनी प्रारंभ कर दी, ठीक है। इसी को हम लोग झूम खेती वगैरह भी इसी को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसी को हम लोग जानते हैं। लेकिन अब क्या है, अब जो है जो मानव है वो बस्तियों में रहने लगा, एक जगह रहने लग गया। अब उसके लिए संभव था नहीं कि वो बार बार अपनी जमीनों को स्विच कर दे, बार बार अपने जो कृषि क्षेत्र हैं उनको परिवर्तित कर ले, चेंज कर ले, नई जगहों पर शिफ्ट हो जाए। तो अब लोगों को एक ही जगह पर रहना था, इस कारण से क्या है, उन्हीं जगहों पर ही उनको खेती करना आवश्यक हो गया, जरूरी हो गया, मजबूरी हो गई। इस कारण से अब हमने क्या किया, उर्वरकों का इस्तेमाल करके वहां पर फर्टिलिटी बढ़ाने का प्रयास किया, ठीक है। आवश्यकता ही उस तरह की जननी होती है, सीधी सी बात है। तो जैसे जैसे हमें आवश्यकता समझ में आ रही है, वैसे वैसे हम लोग चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब हमने खादर देख लिया। अब मैं बात कर रहा था कि जो बांगर का क्षेत्र है, बांगर का मैदान, इस बांगर के मैदान में भी हम लोग 2 क्षेत्रों को पढ़ते हैं, एक
बारिंद बारिंद का मैदान और एक आपका भूर का मैदान। अब देखिए बारिंद का मैदान क्या होता है। तो दोस्तों जो बारिंद का मैदान है ये जो बारिंद का मैदान है, ये बारिंद का मैदान जो डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है, जो डेल्टा के क्षेत्र है उनमें ही ये बारिंद का मैदान उपस्थित है, उनका ही हिस्सा है। तो बारिंद का मैदान किसका हिस्सा है? डेल्टा के मैदान का। जो बारिंद का मैदान है वो कहां का हिस्सा है? वो डेल्टा के मैदान का हिस्सा है, जहां पे नदियों के द्वारा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण किया जाता है। वहीं पर हमें जो ये बारिंद का मैदान है उसका हमको विकास मिलता है। ठीक, तो ये क्या है? ये एक तरीके से हम कहें कि ये डेल्टाई क्षेत्रों में उपस्थित होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में उपस्थित। हम देखें कि वर्तमान में जो गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है, वर्तमान में जो गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है हम अगर इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से यह गंगा का प्राचीन डेल्टा है। ठीक, हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से ये गंगा का प्राचीन डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है, गंगा का जो प्राचीन जो डेल्टा क्षेत्र है, पुराना जो डेल्टा क्षेत्र है, उसी को हम क्या कहते हैं? बारिंद का मैदान कहते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा था कि बारिंद के मैदान की उपस्थिति कहां पर होती है, तो हम बता सकते हैं कि डेल्टाई क्षेत्रों में, जहां पर नदियां अपना डेल्टा बनाती है मुहानों पर, वहीं पर हमको बारिंद का मैदान भी मिलता है। अब भूर का मैदान क्या है? तो हम भूर के मैदान को देखेंगे। देखिए जो भूर का मैदान है, इसका जो निर्माण है, जो विकास है, ये हुआ है हवाओं के द्वारा। ठीक है, तो भूर के मैदान का विकास हवाओं के निक्षेपण से हुआ है। ठीक, भूर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो भूर के मैदान का निर्माण हवाओं के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, इनका जो विकास है, इनका विकास हमेशा दोआब क्षेत्रों में होता है। इनका विकास कहाँ है? दोआब क्षेत्र में। गंगा यमुना का हम दोआब देख लें, ठीक है, इंडस की जो नदियां हैं उनका हम दोआब क्षेत्र देख लें। तो भूर के मैदान का विकास दोआब क्षेत्र में होता है। ये जो भूर का मैदान है, ये भी वही पुरानी जलोढ़ का क्षेत्र है, क्योंकि बांगर का ही हिस्सा ये भी है, बांगर का हिस्सा ये भी है। देखिए जहां पर भी मान लीजिए पुराना डेल्टा है, अब जहां पे नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, पहले नदियों का डेल्टा, सपोज दैट गंगा नदी पहले डेल्टा कहीं और बना रही थी, अब उसका हल्का सा मार्ग परिवर्तित हो गया। अब वो क्या है, जो पुराना जो डेल्टा का क्षेत्र है वही क्या हो गया, वही बारिंद का मैदान कहलाता है। ठीक है, जो नया डेल्टा होगा वो तो खदर का क्षेत्र कहलाएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हर साल वहां पर नदी का पानी फ्लडेड हो जाता है, नदी का पानी फैल जाता है। जो भूर का मैदान है, इसका एक तो विकास हवाओं के द्वारा निक्षेपण से हुआ है, हवाएं जो है लेकर के आती है सेडिमेंट्स, वहां पे जमा कर देती हैं। दूसरा, ये जो भूर का मैदान है, ये भी दोआब के क्षेत्र में विकसित होता है, यानी कि जो बांगर का जो, चूंकि भूर बांगर का ही हिस्सा है, और बांगर का निर्माण कैसे होगा, नदियों के दोआब के क्षेत्र से होगा, नदियों के द्वारा। इसकी विशेषता क्या है भूर के मैदान की? तो देखिए जो पुराने जो जलोढ़ के क्षेत्र होते हैं, वहां पर हमको कभी कभी खेतों में मृदा के साथ हमको कुछ कंकड़ पत्थर बजरी, ठीक है ना, ऐसी हमें संरचनाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। तो पुराने जलोढ़ मृदा में कंकड़ बजरी आदि हमको देखने के लिए मिलेगी, और जिन मृदा क्षेत्रों में ये कंकड़ बजरी पत्थर ऐसी संरचनाएं हमें देखने को मिले, तो उन्हीं को हम कहते हैं भूर का क्षेत्र। ठीक है, कृषि कार्य के लिए ये भी यहाँ पर जो फर्टिलिटी है जमीन की बहुत कम हो जाती है। एक तो पुराने जलोढ़ का क्षेत्र, उसके बाद हवाओं के द्वारा ये जो निक्षेपण ये कर दिया गया, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भूर का क्षेत्र कहते हैं।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमको स्पष्ट रूप से क्या है, कंकड़ बजरी बालू वगैरह की हमें उपस्थिति देखने के लिए मिलती है। फिर एक क्षेत्र और है जिसको हम लोग कहते हैं रेत या कल्लर। रेत या कल्लर ये भी पुराने जलोढ़ का ही क्षेत्र है, ठीक है ना। रेत या जो कल्लर है ये भी क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको भी, तीसरा रेत या कल्लर। ये रेत या कल्लर ये भी पुरानी जलोढ़ में ही हमें इसकी भी उपस्थिति देखने के लिए मिलेगी। यानी कि जो बांगर जो मृदा का क्षेत्र है, बांगर मैदान में ही हमको रेत या कल्लर भी मिलेगा देखने के लिए। ये रेत या कल्लर होता क्या है, देखिए जो बांगर मृदा का जो क्षेत्र होगा, यानी पुरानी जलोढ़ का जो क्षेत्र होगा, वहां पे क्या है कि जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उन क्षेत्रों की उर्वरता कम हो गई। इसकी वजह से क्या है कि लोगों के द्वारा फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों के द्वारा इन क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक उर्वरक का भी इस्तेमाल किया गया और आवश्यकता से अधिक सिंचाई का भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि जब आवश्यकता से अधिक सिंचाई करते हैं हम, ठीक है, आवश्यकता से अधिक जब हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, जब हम आवश्यकता से अधिक सिंचाई करेंगे तो ये पानी क्या होगा, नीचे जाएगा, और नीचे जमीन के नीचे क्या है, नमक की चट्टानें हैं या चूने की चट्टानें हैं, ठीक है, नमक या चूने की चट्टानें हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये पानी नीचे जाएगा तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा नीचे से जो नमक है और जो चूना है वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आकर के इस पूरे खेत में, इस मैदान में पूरा वो बिछ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब एक्सेसिव जो इसके द्वारा, सिंचाई के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा क्या होगा, खेत में नमक की सफेद परत बिछ जाती है, इसे ही रेत या कल्लर कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, गांव वगैरह में आप लोग अगर गए होंगे तो खेतों में आप लोग देखेंगे कि खेतों में क्या होता है, कहीं कहीं पर सफेद सफेद सी परत बिछी होती है। वो क्या है, कैल्शियम की परत है, चाहे वो नमक हो या चूना हो, ठीक। तो अब एक सफेद सी परत बिछ जाएगी, जिससे क्या होगा, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। जो हम वो जो है जो सफेद परत है वो हमारी फर्टिलिटी को बहुत कम कर देगा। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि खेतों में हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। खेतों हम क्या करेंगे, जिप्सम करेंगे, जिससे जो रेत या कल्लर से जो प्रभावित क्षेत्र है इनकी समस्याओं से हम, इनकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिन जो रेत या कल्लर के जो क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में इस ये जो नमक की परत बिछ गई है, इसका सॉल्यूशन क्या है इसका उपाय, तो उसमें हम जिप्सम का छिड़काव कर देते हैं, ठीक है, जिससे एक्शन करके और फिर इस समस्या से हम निजात पा लेते हैं, और फिर से जो खेत है उसमें फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो हमने देखा बांगर के क्षेत्र में हमने 3 क्षेत्र देखिए, भूर, बारिन, रेत और कल्लर, ठीक है। खादर का क्षेत्र हमने देख लिया। खादर में क्या है कि नई जलोढ़ का क्षेत्र है खादर, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। खादर के बारे में एक विशेषता है, जिसमें जो खादर का मैदान है ये क्या है, ये नई जलोढ़ का क्षेत्र है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में तो जो नई जलोढ़ का क्षेत्र है इसको हम खादर बोलते हैं, लेकिन पंजाब में इसी खादर क्षेत्र को या इसी नई जलोढ़ के क्षेत्र को बेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेट का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो हम बताएं कि बेट का मैदान पंजाब में पाया जाता है। और ये बेट का मैदान है क्या, तो ये कुछ नहीं है, ये इसी खादर के ही मैदान को पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। बांगर और खादर तक हमने देख लिया, भाबर, तराई, बांगर और खादर देख लिया। इसी का पार्ट 2 में एक अपलोड करूंगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। उस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो ये मैदान है, इन मैदानों को भी नदियों के अकॉर्डिंग हमने इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे।
पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में भी हम दोआब को देखेंगे कि किस दोआब को, जैसे जो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें हम लोग देखेंगे। कुछ चीजें और हैं तो उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।